एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल FMCG एजुटेक हब। मैं राम यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसा कि मैंने आपके साथ कमिटमेंट किया था कि एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं इंटरव्यू लूंगा बहुत सारे RSM, ZSM, ASM और साथ में सेल्स ऑफिसर और रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और SSK। उस सीरीज की पहली वीडियो जो है आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं जो हमारे आज गेस्ट हैं मिस्टर तरुण सिंह। वो एक कॉस्मेटिक कंपनी में एज ए एरिया सेल्स मैनेजर वर्किंग है और उनका जो वर्किंग एरिया है वो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा। तो आज हम उनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे और जो सबसे बेस्ट पार्ट है इनका कि इन्होंने कैरियर जो है अपना स्टार्ट किया था एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन और यहां से लेकर के इन्होंने आज 12 सालों में इन्होंने जो ग्रो किया है वो ASM तक पहुंच चुके हैं और इनका जो विजन है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। तो आज आपके लिए एक बहुत ही इंस्पायरेशन रहेगा ये स्टोरी और कैसे इन्होंने अपने कैरियर में ग्रोथ किया उसके बारे में इनसे जानेंगे। प्लस सेल्स के भी इनके बहुत सारे टिप्स और डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, इनके बारे में भी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के साथ हम लेकर चलते हैं तरुण जी के पास। तो तरुण जी, FMCG एजुटेक हब के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं तरुण सिंह एज ए एरिया सेल्स मैनेजर दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब। राम यादव जी का थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि अपने मंच पे जगह प्रदान करी। थैंक यू तरुण जी। तो तरुण जी, जैसा कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि आपकी जो जर्नी रही बहुत ही ग्रेट जर्नी है, तो हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आपका जो जर्नी था वो जर्नी किस तरह से आगे बढ़ा। जैसे मुझे, जहां तक मुझे आपकी प्रोफाइल के बारे में पता है कि आपने एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन कैरियर स्टार्ट किया था, फिर वो जर्नी आज सीनियर ASM तक पहुंच चुकी है और 3 स्टेट हैंडल करते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर से 3 स्टेट हैंडल करना, ये जर्नी कैसे रही है? ग्रेट जर्नी हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे क्योंकि उनके लिए भी एक मोटिवेशन फैक्टर है जो अभी वर्किंग है इनिशियल लेवल पे। सर, मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो ये भी एक बहुत ही अच्छा किस्सा है। मैं आपको बताना चाहूंगा जब मैंने स्टार्ट किया था इस लाइन के बारे में, मेरे को पिछले 1 सालों से बताया जा रहा था कि सेल्स में काम करने के लिए एक मेरे पिताजी के फ्रेंड थे, वो कह रहे थे कि कर ले, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता था कि मुझे नॉलेज नहीं थी इस फील्ड की। लेकिन लाइफ में कुछ उस टाइम ऐसी ज़रूरतें थी कि मुझे आना पड़ा इस फील्ड में। मैंने पहले कंपनी ज्वाइन करी, नेहा मेहंदी करके कंपनी थी। तो मैं गया, फर्स्ट डे जो मेरा मार्केट था मैंने देखा, समझ में तो नहीं आया, लेकिन उस टाइम जॉब की नीड थी, काम करना था क्योंकि लाइफ की ज़रूरतें थी। तो मैंने ज्वाइन किया। 15-20 दिन बिल्कुल अपनी लाइफ से परेशान हो चुका था कि मैं किस फील्ड में आ गया। फिर हमारे एक सीनियर थे मिस्टर उपकार सिंह, उनसे मेरी बात हुई मार्केट के दौरान। उन्होंने मुझे बताया कि सेल्स लाइन में, पहले तो वो मेरे क्वेश्चन पे शांत रहे। मैंने उनसे पूछा कि सर मैं इस लाइन में तो आ गया हूँ, तो ये लाइन ठीक है मेरे लिए, मेरे लाइफ को आगे ले जा पाएगी, नहीं ले जा पाएगी? तो पहले तो कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने बताया कि तरुण, सेल्स लाइन एक दलदल है, जो इसमें आ जाता है वो इसका होके रह जाता है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने जो मुझे कही उस टाइम पे, जो मेरे लिए उस टाइम बहुत ज़रूरत थी उस चीज़ की मुझे, उन्होंने कहा कि जो इस फील्ड में आ जाता है वो भूखा नहीं मरता है। उस टाइम लाइफ में मेरी ये नीड थी, तो मैंने ज्वाइन किया और दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। ओके तरुण जी, जानना चाहेंगे कि जब किसी का इनिशियल स्टेज होता है किसी फील्ड का, आपने एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन ज्वाइन किया, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और फिर उसको आपने किस तरीके से हैंडल किया? काफी चैलेंजेस होते हैं सभी के सामने, सबके साथ वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई। शुरू में मार्केट्स की नॉलेज नहीं थी इतना। मैं दिल्ली मैंने ज्वाइन किया था, सेंट्रल दिल्ली में, तो इतना एरिया की नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैं अपने काम के प्रति ईमानदार था। तो मैंने शुरुआत के 2-3 महीने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, बहुत सी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। लेकिन 2-3 महीने के बाद जब मैंने अपने काम को सही तरीके से समझ लिया तो मुझे धीरे धीरे चीज़ें आसान होती चली गई, लोग मेरे सपोर्ट करने लगे और सबसे बड़ी चीज़, मुझे कुछ अच्छे लोगों का साथ भी मिला जो मेरी इस जर्नी के लिए मुझे बहुत मतलब फ़ायदेमंद भी रहा और मैं यहाँ तक पहुँच पाया। जी, मैं जानना चाहूँगा व्यूअर्स के ब्याप पे कि जो जर्नी थी आपकी, उसमें फर्स्ट जो स्टेज था, आपने कहा कि मैंने ईमानदारी के साथ मेहनत किया, ठीक है, ये एक सब्जेक्टिव पार्ट हो जाता है कि मैंने मेहनत किया। बहुत सारे मेहनत लोग करते हैं, बट वो मेहनत का डायरेक्शन क्या था कि जैसे
आप जा रहे हैं आउटलेट पे, तो एरिया नॉलेज नहीं था आपको, तो कैसे एरिया नॉलेज गेन किया, आउटलेट से रिलेशन कैसे बिल्ड किया आपने, क्या ट्रिक उसके लिए लगाया, ये सारी चीज़ें थोड़ा व्यूअर्स अगर समझ पाएंगे, क्योंकि उनके लिए मेहनत करना एक डिफरेंट टास्क हो जाता है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ बट रिजल्ट नहीं निकलता। तो जो डिफरेंट क्या होता है कि क्या वो ऐसा करें कि उनको जो है एक बेहतर रिजल्ट मिल पाए। सबसे बढ़िया चीज जो मैंने उस टाइम पे, जो मुझे लगता है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मुझे इन चीजों का फायदा मिलेगा, लेकिन जो मुझे लगता है, मैंने रिटेल में ज्वाइन किया और एक एक शॉप को बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट किया। मैं आजकल की एक प्रॉब्लम बताता हूँ, कुछ सेल्समैन होते हैं जैसे कि एक बार वो दुकान पे विजिट करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, चौथी बार उसके पास जाना छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कई काउंटर्स पे 1-1 साल, 1.5 साल कंटिन्यूअस विजिट करी। एक किस्सा भी बताना चाहूंगा इसको लेके। रोहिणी सेक्टर 3 के अंदर एक दुकानदार था, गगन ब्यूटी हब के नाम से। मैं 1.5 सालों तक उसके पास जाता रहा, वो ऑर्डर नहीं देता था। एक दिन उसने मुझे रोका, कहा कि मैं आपको कभी ऑर्डर देता हूं? मैंने कहा सर नहीं। तो फिर आप आते क्यों शॉप पे? मैंने कहा सर मेरी ड्यूटी है, मैं सामने आपकी शॉप है गोयल ट्रेडिंग, उसको भी करता हूँ, और आपके बाजू में शॉप है उसे भी करता हूँ। मुझे पता है आप ऑर्डर नहीं देंगे, लेकिन मेरी ड्यूटी है तो मैं आता हूँ। जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं जरूर आपसे एक बार मिल के चला जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरी ड्यूटी में है ये। उस बंदे ने उस वाकया के बाद में, वो ऐसा शख्स था कि मैंने जब कंपनी को क्विट कर दिया था 2 साल, उसके 2 साल बाद भी जब तक वो माल भेजता रहा, वो मुझे ऑर्डर देता था फोन करके कि मेरे को माल भिजवा दो। तो यही चीजें हैं कि अगर आप कभी भी चीजों से परेशान ना हो, विजिट करते रहें, रिजल्ट अपने आप आएगा, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। चाहे आप एक ब्रांड बेच रहे हैं या एक नॉन ब्रांड बेच रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए 100%। अगर आप अपने बीट की सारी शॉप्स को कंटिन्यू कवर करते हैं तो आपको सफलता मिलती बिल्कुल मिलती है 100%, इसमें नो डाउट। ये बहुत बड़ा मैसेज है जो इस सेक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए, कि अगर रेगुलर आप जो है अपने बीट के हर शॉप को कवर करते हैं, चाहे वो ऑर्डर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो एक्सपीरियंस इन्होंने अपना शेयर किया, सामने से बुला करके उसने पूछा और ऑर्डर दिया, और फिर वो जो है इनका रॉयल जो है कस्टमर बन गया, रॉयल रिटेलर बन गया, जो ऑर्डर सिर्फ इनको ही देता था। उसके बाद जो है फिर आपका आगे जैसे कंपनी रोल पे एक डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन से, मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर मैं डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन हूँ बट मुझे कंपनी कोई ज्वाइन नहीं करा रही है, तो फिर वो जर्नी कैसे आगे बढ़ी आपकी? 6 महीने काम करने के बाद जब कंपनी परफॉर्मेंस में, हमारे यहाँ पे एक सिस्टम हुआ करता था फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस का, तो मैंने कंटिन्यूअस 3 से 4 महीने फर्स्ट प्राइस जीता कंपनी से। जो हमारे टारगेट्स होते थे मैंने अच्छी तरीके से अचीव करे। उसके बाद कंपनी ने मुझे एज ए प्रमोशन देते हुए एज ए सेल्स ऑफिसर रिकमेंड किया। लेकिन इसी बीच एक मेरे कलीग्स थे, उन्होंने एक नई कंपनी ज्वाइन करी, बैन लैब्स लिमिटेड से, सहरल, जिसका एक ब्रांड नेम है। तो मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे यहाँ पे मिलने वाली थी प्रमोशन, लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ में अगर किसी को कुछ समझाए तो मैं उन्हें अपना गुरु मानता था। तो उन्होंने मुझे अचानक बुलाया, मैं गया उनके पास, तो उनसे मेरा कमिटमेंट हो गया, मेरा इंटरव्यू कराया, मुझे सेलेक्ट कर लिया एज ए सेल्स ऑफिसर। ये फरवरी 2010 की बात है। तो मैं एज ए सेलेक्ट हो गया। तो उन्होंने मुझसे, मैं जाना नहीं चाहता था, मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि तरुण देख, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने तेरे को प्रमोशन दिला दिया, अब ज्वाइन करना ना करना तेरे हाथ में है। तो मैंने मेरी शुरू से एक आदत है ये लाइफ में, मैं कमिटमेंट का बड़ा पक्का रहता हूँ। तो मैंने उनसे कमिटमेंट तो कर दी थी, तो मैंने फिर भी कंपनी को टाइम दिया। मैं दोबारा आया, मैंने सोचा, फिर मेरे जो सीनियर थे मैंने उनसे कहा कि सर मुझे प्रमोशन चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं 10 दिन के अंदर आपको बताता हूँ। मैंने कंपनी को 15 दिन का टाइम दिया। उन्होंने कहा कि आपको तरुण जी 2 महीने और लगेंगे। फिर मैंने क्विट करके डिसीजन लिया कि मैंने बान लैब्स लिमिटेड एज ए सेल्स ऑफिसर ज्वाइन करी फरवरी 2010 में। ग्रेट। तरुण जी, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, अगर कोई सेल्समैन है वो एसओ जाता है तो उसके क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए? क्योंकि सेल्समैन का मुझे पता है जहाँ तक कि प्रॉपर कॉल्स करे और वहाँ से ऑर्डर ले, डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर्स प्लेस करे, तो एक अच्छा सेल्समैन हो सकता है। बट जब आप एसओ के लिए प्रमोट होते हैं, एसओ के लिए, तो ऐसे क्या क्वालिटीज़ वो डेवलप करे या क्या नई चीज़ें वो उस पीरियड में सीखे जिस समय वो सेल्समैन है, कि उसको जो है एज ए सेल्स ऑफिसर, चाहे उसका सीनियर हो या टीम हो या अदर कोई जो कंपनी है, उसको एज ए सेल्स ऑफिसर अपने यहाँ ज्वाइन करे? मेरा मानना है कि एक एसआर को या डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन को उस पीरियड्स के अंदर स्टॉक, सेल, मार्केट और सबसे बड़ी चीज जो कंपनी के प्राइस लिस्ट होती है
जैसे टैक्सेस वगैरह होते हैं उसका वेरिएशन क्या होता है, ये सारी चीजें सीख लेनी चाहिए। और एरिया की नॉलेज तो मस्ट है, उसके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। और एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक कंपनी के बीच किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेट करने के लिए, उन चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सेल्स ऑफिसर के टाइम पे इन्हीं चीजों का सामना करना पड़ता है। जब मैं सेल्स ऑफिसर बना, मैं उस जर्नी की भी बात करना चाहूंगा कि मुझे नॉलेज तो नहीं थी, एक कमिटमेंट के तौर पे मैंने ज्वाइन तो कर ली कंपनी। मैं लगभग कंपनी का सेटअप बिल्कुल जीरो था। मैं लगभग 40 पार्टीज से मिला, किसी ने काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मार्केट में रेट कटिंग जो आजकल एक बहुत बड़ा मतलब लोगों के लिए मेजर इशू है, लोगों की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। उस कंपनी में भी कटिंग बहुत ज्यादा थी, 20% से 25% की मार्केट में कटिंग थी। मैं 40 पार्टीज से मिला, किसी ने काम करने से इनकार कर दिया। मैं नर्वस हो चुका था कि मैं प्रमोशन लेके तो आ गया, लेकिन अब मैं आगे कैसे सर्वाइव करूंगा। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत कभी ना कभी रंग जरूर लाती है जी। मुझे 13 से 14 दिन हो चुके थे कंपनी में, तो एक दिन ऐसा आया, मैंने लोगों को विश्वास जीता और 3 डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे सेम डे एडवांस पेमेंट का चेक दिया और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। नॉर्थ दिल्ली मैंने ज्वाइन किया था, मुझे 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने थे और मेरे 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स एक ही दिन में फाइनल हो गए। ग्रेट। जैसा आपने बताया कि आपने 40-50 डिस्ट्रीब्यूटर से आप मिल चुके बिल्कुल मिल के मैंने, ये मतलब व्यूअर से मैं कहना चाहूंगा, ये आप गलती मत करिए कि आपका लक ही काम करेगा। ऑलरेडी ये पहले 40 डिस्ट्रीब्यूटर से मीट कर चुके थे, और होता है कि जब आप मीटिंग्स करते हैं तो प्रॉस्पेक्ट बनते हैं, और उसका रिजल्ट था कि एक दिन में इन्होंने, यहाँ पे एक बात आ गया जो कि मैं पूछना चाहूंगा। यहाँ पे कोई कंपनी का भी पर्सन है या सीनियर मैनेजमेंट है या कोई रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है, कटिंग से क्या नुकसान होता है सेल्स टीम को, कंपनी को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को? कटिंग के 2 पहलू हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको। कटिंग से कंपनी को, देखो कंपनी चलाने के लिए कंपनी को सेल वॉल्यूम चाहिए, राइट। कंपनी का एक अपना फील्ड फोर्स का मतलब एक सेटअप होता है कि हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन फील्ड फोर्स का भी एक अपना मतलब उनका एक कहते हैं ना कि कैपेबिलिटी है उनकी कि वो वहां तक ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो अगर कटिंग हम किसी वर्किंग, अगर कंपनी कटिंग ना करे, सपोज करो कि कंपनी 25 लोगों की टीम रखती है दिल्ली जैसे स्टेट में, तो 25 लोग एक दिन में 40 काउंटर्स कवर करते हैं, तो 600 काउंटर कर लेंगे कवर, मंथली वो 15,000 काउंटर कर लेंगे कवर। लेकिन जो बाकी के काउंटर्स बचते हैं, जैसे दिल्ली में अगर हम बात करें उस प्रोडक्ट की, तो लगभग 70,000 काउंटर थे उस वक्त में, तो बाकी के काउंटर्स कौन कवर करेगा? जब किसी हॉकर्स को, जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं, उनको जब कटिंग में माल मिलेगा, उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा मार्केट से, क्योंकि मार्केट में गैप रखना जरूरी है ना। अगर हम वही रेट डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे तो हॉकर उस पर क्यों करेगा, क्योंकि हम उसे सैलरी तो दे नहीं रहे जी। तो कटिंग कंपनी की मजबूरी भी है और उसका फायदा भी है, लेकिन कटिंग एक लिमिट तक ही ठीक है। अगर ज्यादा हो जाता है तो भी कंपनी के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि फिर टीम सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो आगे चैनल वाइज हम सेल नहीं कर पाएंगे। ओके, यानी अगर कोई ब्रांड आता है तो वो फिर कभी भी आपको नीचे गिरा सकता है, क्योंकि मार्केट सेटअप, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि टीम की जरूरत नहीं होती है। मैंने अपनी लाइफ में 13 साल की करियर में अच्छे ब्रांड गिरते हुए देखे हैं जो टीम को महत्व नहीं देते हैं। टीम का एक अपना महत्व है, मार्केट में पकड़ बनाना एक अपना महत्व है। बाकी सेल के लिए थोड़ा सा रेट वेरिएशन, कटिंग जिसे आप कहते हैं, मैं इसे रेट वेरिएशन कहता हूँ जी जी, तो आप लोग इसको कटिंग कहते हैं, वो भी जरूरी है सेल वॉल्यूम जनरेट करने के लिए। कंपनी सेल पे डिपेंड करती है, अगर कंपनी के पास सेल नहीं होगी तो कंपनी का सर्वाइव करना मार्केट में थोड़ा मुश्किल है। एज ए सेल्स ऑफिसर आप कितने साल तक काम किया आपने? मैंने एज ए सेल्स ऑफिसर लगभग 4 सालों तक काम किया, उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ। ग्रेट। उसके बाद से मैं फिर जब तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो वो जो 4 साल थे वो एक ही कंपनी में किया था आपने या? हाँ, 4 साल मेरी एक ही कंपनी रही, सेसा हेयर ऑयल बाल लैब्स लिमिटेड के नाम से कंपनी थी। ओके, सेसा हेयर ऑयल हाँ, सभी लोग जानते होंगे। लेकिन मैंने सेल्स ऑफिसर के टाइम पे ही अपनी चीजों को तो समझा, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा जो समझा, RSM तक के लेवल तक के पेपर वर्क एसएस मैंने बनाया था। ग्रेट। जो मैंने एसएस बनाया स्काईटेक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, मैंने पहले उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया था, लेकिन वो काफी मतलब इन्वेस्टमेंट के लेवल में काफी टॉप क्लास थे जी। तो कंपनी में फर्स्ट 1 करोड़ रुपए का वन टाइम बिलिंग कराने वाले पहले सुपर स्टॉकर्स बने थे वो। ग्रेट। कंपनी की सेल भी 25 लाख से बढ़ के उस दौरान 3 करोड़ 4 करोड़ तक पहुंची थी। ग्रेट। तरुण जी ने एक लाइन यहाँ पे यूज किया कि 1 स्टेप अप, मतलब ये जब सेल्स ऑफिसर थे तब भी ये कल्पना करते थे ASM, RSM और ZSM की, और अगर आप अच्छे लीडर्स हो तो जहाँ तक मेरा पर्सनल मानना है कि आपको भी 1 स्टेप अप के बारे में सोचना होगा।
जो आपका डाउन लाइन है, जिसको हम अपने अंडर की टीम बोलते हैं, उसको अगर आप ग्रो करने के लिए बोलते हो, एक सेल्स ऑफिसर को आप ग्रो करने के लिए डेवलप करते हो, एएसएम पोस्ट पे जाएगा तो आप निश्चित ही अगले लेवल पे जाने वाले हो। तो ये आपको सीखना है एज ए लीडर, आप अपने टीम को हमेशा 1 स्टेप अप के लिए ट्रेन करें। ये इनका बहुत ही उसमें मैं थोड़ी सी चीजें ऐड करना चाहूंगा जी कि आप जब भी ग्रो जाते हैं, मैं चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि सेल्स ऑफिसर मैं रहूं और एएसएम बनूं, तो आपको सेल्स ऑफिसर के दौरान ही एएसएम की चीजें सीखनी पड़ेंगी। ग्रेट। आपका प्रमोशन तो कंपनी कर देगी, लेकिन जब आप एएसएम की सीट पे बैठेंगे तो वहां के चैलेंजेस जो होंगे वो अलग होंगे, और आप अगर उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो आप वहां पे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ग्रेट। तो एक कुर्सी लेना मतलब एज एएसएम प्रमोट होना आसान है, लेकिन उसको बरकरार रखना, उसको संभालना थोड़ा मुश्किल वहाँ पे है। सर्वाइवल बहुत तो आसान अगर नहीं आपकी होता। तैयारी अच्छी होगी, आप पहले से जी। प्रिपेयर रहेंगे, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। यानी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन। आप सेल्समैन भी है तब भी प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप कॉल पे जाने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं। जो आगे आने वाला इंटरव्यू है हमारा, उसमें इस पर डिटेल्ड वीडियो मिलने वाली है। तो आफ्टर 4 ईयर आपको सेम कंपनी में प्रमोशन मिला या वहां पे आपको ऑफर आया दूसरी कंपनी से एज ए? नहीं, उसी कंपनी में मुझे प्रमोशन मिल गया था। ओके ग्रेट। लेकिन कंपनी की कुछ चीज़ें उस टाइम पे ठीक नहीं रही। मैंने लगभग वहाँ पे 6-7 महीने एज एएसएम कंटिन्यू किया। उसके बाद हमारी पूरी टीम ने रिज़ाइन किया, क्योंकि कंपनी की एक्सपेक्टेशंस थी जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने आपको बताया 25 लाख रुपए की सेल थी, 25 लाख रुपए से सेल हमने 3 करोड़ तक पहुंचाई, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। कंपनी ने हमें 12 करोड़ रुपए का टारगेट दिया। फिर भी हम उस ईयर में 12 करोड़ का टारगेट तो अचीव नहीं कर पाए, लेकिन हमने लगभग 7 करोड़ के आसपास टारगेट अचीव किया था। लेकिन कंपनी का मानना था कि इस साल कंपनी अच्छी ग्रोथ दिया करती थी, हर साल हमें 10 से 20% हमारा इंक्रीमेंट होता था, 30% तक का इंक्रीमेंट्स होता था कई लड़कों का। ग्रेट। लेकिन कंपनी ने उस वक्त बोला कि अगर आप टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए हो तो आपका इस साल इंक्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन हमारा कहना था कि कंपनी को हमने 25 लाख से 7 करोड़ तो पहुँचाया है, तो ये ग्रोथ ही है। अगर हमने एक साल, वो भी कंपनी ने 300% टारगेट हमें दिए थे, तो वो जो इम्पॉसिबल चीज़ें थी, फिर भी हमने उसे एज ए चैलेंज लिया। लेकिन कंपनी की वो चीज़ें उस सिचुएशन में समझ में नहीं आई, इसलिए हमारी पूरी टीम ने रिज़ाइन किया था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, ये चीज़ें मेरे भी कैरियर में आई हुई हैं कि अगर कोई मैनेजमेंट का हमारी वीडियो देख रहा है या फिर कोई सीनियर पर्सन देख रहा है, तो उनको सोचना चाहिए कि कभी भी टीम को जो है अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे टीम जो है मोटिवेट नहीं डीमोटिवेट होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो तरुण जी, एज ए एएसएम फिर आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया। अभी कितने साल हुए आपको एज ए एएसएम वर्किंग? मेरे को लगभग 6 to 7 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं एज ए एएसएम। इस दौरान मैंने 3 कंपनियों में काम किया। ग्रेट। और अभी स्टार्ट है करंट कंपनी, मैंने आपको बताया ही। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि एक अच्छा लीडर होने के लिए, चूँकि अभी आप 7 सालों से एज ए एएसएम हैं और उससे पहले 4 साल जो है आप एज ए सेल्स ऑफिसर थे, तो सेल्स ऑफिसर भी एक लीडर होता है, क्योंकि उसके भी अंडर में टीम होती है, और एएसएम भी एक लीडर होता है। तो एक अच्छा लीडर होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके अंदर? मेरा मानना है कि लीडर्स के अंदर टीम कोऑर्डिनेशन एंड कनेक्टिविटी बेस्ट होनी चाहिए। अपनी टीम को कनेक्ट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट होने के लिए, ऐसे से कनेक्ट होने के लिए कनेक्टिविटी पावर अच्छी होनी चाहिए, कन्विंसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी है तो आप कहते हैं ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो अगर आपकी लाइफ में जो लोग आएंगे या आपकी डाउनलाइन या आपकी टीम होगी, तो सब लोग बराबर नहीं होंगे। तो आप जो अच्छे लोग हैं उन पे तो आपको फोकस करना ही होगा, लेकिन जो आपके डाउनलाइन में वीक लोग हैं, ये नहीं है कि उनको फायर करना है, उनको भी आप करना है। तो आपके अंदर कन्विंसिंग पावर, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर, कनेक्टिविटी पावर कितनी है, आप उसे कितना कनेक्ट कर सकते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कितना कनेक्ट होते हैं, कितना उसे कन्विंस कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि कन्विंसिंग पावर एंड कनेक्टिविटी पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ग्रेट। अच्छा, इसमें बात करूंगा कि एक लीडर जैसे आप हैं, कभी एक लीडर का निगेटिव पहलू क्या हो सकता है? बहुत सारे सेल्समैन या एसओ से मैंने बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो एक लीडर को जो है ऐसा क्या निगेटिव पहलू है जो उसको नहीं करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? लीडर बनने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि कुर्सी मिलना आसान है और कुर्सी को बरकरार रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो लीडर के अंदर जो कहते हैं ना कि आप किसी भी वक्त हो, खासकर सेल्स लाइन के अंदर, एफएमसीजी लाइन के अंदर,
आपकी मेमोरी पावर थोड़ी शार्प होनी चाहिए, आपको चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना है, प्रॉब्लम्स आई हैं तो उनसे भागना नहीं है, उन्हें सॉल्व करते हुए चलना है। जो लीडर उन प्रॉब्लम्स को उसी वक्त सॉल्व करते हुए चलेगा, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो मार्केट से कोई प्रॉब्लम आई, कई लीडर्स ऐसे होते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटर ने कह दिया कि सर रिप्लेसमेंट पड़ी है मेरे पास ज़्यादा, या मेरे क्लेम्स नहीं आ रहे हैं, लीडर्स फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, नेग्लेक्ट। तो उससे क्या है कि मार्केट में एक गलत इम्पैक्ट जाता है डिस्ट्रीब्यूटर पे कि चीज़ों को सही से सॉल्व नहीं किया जा रहा। मैं सबसे पहले किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता हूं जो मेरे को लगता है मेरा स्ट्रांग पावर है, और मैंने जो मेरी करंट कंपनी चल रही है इसमें तो मेरा खासकर एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ को लेकर कि जब भी मैं किसी कंपनी को ज्वाइन करता हूं तो पहले वहां पे ग्राउंड लेवल की चीज़ों को क्लियर करता हूँ। ग्राउंड लेवल की चीज़ें इन द सेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्सपायरी हो गई, ऑर्डर्स हो गए, पेमेंट्स हो गई। सबसे पहले अगर आपका ग्राउंड क्लियर है तो आपको सेल्स ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब मार्केट में इश्यूज नहीं होंगे तो हम सिर्फ सेल्स पे फोकस करेंगे, ना कि हम अदर चीज़ों पे फोकस करेंगे जी। तो किसी भी लीडर को मैं कहता हूं कि एक अच्छा लीडर होने के लिए चीज़ों को नेग्लेक्ट करने से अच्छा है कि उनको सॉल्व करे, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करे। प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए लीडर की पहली क्वालिटी जो होनी चाहिए। अगर लीडर ये सोचता है कि ठीक है कल देख लेंगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे बड़ी होती चली जाएंगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उसमें गिर के रह जाएंगे और सेल्स हमारी पीछे रह जाएगी। एक अच्छा सेल्स लाने के लिए या किसी कंपनी में सरवाइव करने के लिए एक लीडर को सबसे जो उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होती है उसकी टीम। बिल्कुल। तो आप टीम कैसे रिक्रूट करते हैं? टीम रिक्रूट करने से पहले सबसे पहले मैं देखता हूं कि जिस बंदे को मैं रिक्रूट कर रहा हूं उसकी नीड क्या है। ओके। नीड इन द सेंस कि अगर उसकी नीड 20,000 की है, मानता हूं आज की डेट इस टाइम पे उसे जॉब की नीड है, हो सकता है 15,000 में भी जॉब कर ले, लेकिन कितने दिन करेगा? 3 महीने 6 महीने जी। अच्छा। जैसे ही उसको लगेगा कि मैं निकल चुका हूं अपनी परिस्थितियों से। दूसरी चीज उसकी कन्विंसिंग पावर कितनी है। मैंने क्या कहा कि लीडर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो वो भी एक लीडर है, मार्केट में वही लीडर है, कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाला वही है। तो उसकी कन्विंसिंग पावर एंड कनेक्टिविटी पावर कितनी है, सबसे पहले मैं उन्हीं चीज़ों को देखता हूँ। उसके रिज्यूम में उसने कितनी कंपनियों को चेंज किया है, उसका टाइमिंग पीरियड क्या रहा है कंपनी में, ये बहुत डिपेंड करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें आप देखते हैं। और क्या क्वालिटीज उसके अंदर देखते हैं, कुछ एडिशनल ऐड करना चाहेंगे इसमें? एडिशनल तो सबसे पहले टाइम पंक्चुअल। मैं किसी भी शख्स को चेक करने के लिए उसका टाइमिंग देखता हूँ, और मैं डिसिप्लिन टाइमिंग क्या है उसकी। अगर जो टाइम पे आ रहा है उसका मैं देखता हूँ कि हाँ उसके अंदर है, टाइम को जो वैल्यू देता है। ओके। तो सेल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। सेल्स में एफएमसीजी में स्पेशली देखा गया है कि जो डाउनलाइन है, सेल्समैन है, वो ज़्यादातर जो है कंपनी में वो रुकता नहीं है, वो कंपनियां जल्दी चेंज करता है। ठीक है। तो एक तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि उसको आप कैसे एक अपनी टीम को मतलब लंबे टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग टीम हम कह सकते हैं कि कैसे आप कि कोई आपके साथ जुड़ रहा है तो लंबे समय तक आपके साथ बना हुआ है, आपकी कंपनी के साथ बना हुआ है, ये एक क्वेश्चन है। इसी में दूसरा क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई जल्दी कंपनियां चेंज कर रहा है तो उसके निगेटिव क्या फैक्टर हैं उस सेल्समैन के लिए? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि चाहे मैं इसे गॉड गिफ्ट समझ लूँ या कुछ भी समझ लूँ, मेरे साथ जो एक बार काम कर लेता है वो मुझे छोड़ के नहीं जाता है। ग्रेट। और मैं भी जल्दी कंपनियां छोड़ के नहीं जाता हूँ। मतलब दूसरी चीज़, चलो ठीक है ये तो एक अदर चीज़ रही, आपने सवाल किया कि उसे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहते हैं जो बार बार कंपनियों को चेंज करते हैं जी। सबसे पहले आप अपनी मार्केट में वैल्यू नहीं बना पाते, आप पे कौन विश्वास करेगा? आप मार्केट में आप जा रहे हैं, शॉप मार्केट हमारी वही है, आप कंपनी चेंज कर सकते हैं, मार्केट तो नहीं चेंज कर सकते ना, मार्केट तो वही है। आप उस मार्केट में जाएंगे, क्या इंप्रेशन आपका रहेगा? आप 3 महीने इस कंपनी में हैं, 6 महीने उस कंपनी में हैं, जो आपका सबसे पहली बात तो रिक्रूटमेंट जो आपकी करेगा वो आपका रिज्यूम में अगर आपने मेंशन किया हुआ है कि 6 महीने मैंने वहाँ, वो वहीं पे सवाल करेगा। अगर आप, सबसे बड़ी चीज़ मैं कहूँगा, इंटरव्यू में लोग बोल के जाते हैं कि सर वहाँ ये प्रॉब्लम आ गई थी, वहाँ ये प्रॉब्लम आ गई थी, वहाँ ये प्रॉब्लम आ गई थी। सबसे बड़ा जो मैं पॉइंट नोट आउट करता हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि कंपनी बेकार थी तो आपने उसमें 3 महीने 6 महीने कैसे निकाल दिए? वो तो आपको 15 दिन में 1 महीने में समझ में आ गया होगा। ग्रेट। और आप कहते हैं कि कंपनी ने, आप कभी कहेंगे नहीं इंटरव्यू में, वैसे बहुत मोस्टली कम ही लोग कहते हैं कि कंपनी ने निकाल दिया जी। और अगर कंपनी में नहीं निकाल दिया तो आपके अंदर क्वालिटी नहीं है जी। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट तो यही है कि आप अपने रिज्यूम में 3 महीने 6 महीने 8 महीने लिख रहे हैं। अभी जो इसमें मेरा एक क्वेश्चन एडिशनल है
कि अब जब आप लीडर होते हो तो डिस्ट्रीब्यूटर एसेस बनाने होते हैं और उनको मैनेज करना होता है। क्योंकि आपने एक एक कंपनी में 3 साल 4 साल काम किया है, तो इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट और एसेस मैनेजमेंट स्ट्रांग रहा होगा। क्योंकि जो बेसिक्स होते हैं कंपनी में, आप तभी रुक सकते हो अगर आप सेल्समैन हो तो सेल्स अच्छा होना चाहिए। सेल्स अच्छा होगा जब आपका रिटेलर रिलेशन अच्छा रहेगा, आपका सीनियर्स के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा, आपकी प्रॉपर कॉल्स होंगी, जो आपके प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए, स्कीम का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ये है तो आप एक अच्छे सेल्समैन हो। बट ऐसे ही एक लीडर जो है, क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट भी देखना होता है, टीम मैनेजमेंट भी देखना होता है और स्टॉकिस्ट मैनेजमेंट में भी देखना होता है। तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं और कुछ टिप्स बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो देख रहे हैं? बिल्कुल, इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स तो मार्केट में, अगर मार्केट में आपने काम किया है 8-10 साल तो लगभग सभी लोग आपको जानते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है आप किस प्रोडक्ट को लेके मार्केट में जा रहे हो। जी। सबसे पहले तो हमें देखना होता है जिस प्रोडक्ट को हम सेल करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो शायद लोग नहीं देखते होंगे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, हमारा टारगेट होता है हमने डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए, कोई फ़ायदा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर तो बन जाएंगे लेकिन वो कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे उस फील्ड में या उस प्रोडक्ट को लेके, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी प्रोडक्ट को आप अगर देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रीब्यूटर अगर देखेंगे, अगर आप सपोज करो आपकी मार्केट सेल उस एरिया की 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए है, डिस्ट्रीब्यूटर आपने बना दिया कि उसकी 10 लाख रुपए हर कंपनी की सेल है एक एवरेज, तो वो 2 लाख रुपए पे ध्यान नहीं देगा सबसे। और दूसरी चीज़, मार्केट में उसकी फेस वैल्यू क्या है, मार्केट में उसका खुद का इन्वॉल्वमेंट कितना है, ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। और वो आपकी कंपनी के लिए कितना टाइम अपना देता है, डिस्ट्रीब्यूटर कितना है, बिल्कुल पैसा लगाना ही सबसे बड़ी। लोग देखते हैं कि इसके पास पैसा है, ये पैसे ट्रांसफर कर देगा, माल चलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर पे माल जाना मैं उसे सेल नहीं समझता, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेल जाना उसे मैं सेल समझता हूँ। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर कितना डेडिकेटेड होकर आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केट में मेहनत कर रहा है, कितना आपको समय दे रहा है, वो ये इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी सेल्स को लेकर। अब जो अगला क्वेश्चन है, चूंकि सेल्स पे हम आ गए हैं डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट के बाद, तो एक जो सेल्स का टारगेट होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लोग लेते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है सेल्स से रिलेटेड, वो देख सकते हैं कि कैसे वो जो है टारगेट को डिवाइड करके टारगेट पूरा कर सकते हैं। बट आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोई सेल्स का टारगेट कैसे आप पूरा करते हैं, क्या बेसिक्स ध्यान रखते हैं उसके लिए? सबसे पहले बेसिक्स होना चाहिए कि हमें अपने जो भी हमारे पास एरिया है, जो भी हमारे पास एक टेरिटरी है, उसका हमें प्लान करना पड़ेगा कि हम कहाँ से कितना अचीव कर सकते हैं। और मेरा 12 साल के करियर में और आज भी है इस चीज़ को लेके कि मैं अपने टारगेट्स पे, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो मैं एक कमी समझता हूँ कि लोग क्लोजिंग पे फोकस उनका ज़्यादा होता है। वो अपने 30%, 40%, यहाँ तक कि 50-60% टारगेट्स क्लोजिंग में लेके जाते हैं। लेकिन मैं उसका जस्ट उल्टा सोचता हूँ, मैं अपने टारगेट्स को 20 से 25 के बीच में ही क्लोज करने की सोचता हूँ कि मेरे पे क्लोजिंग का प्रेशर ना रहे। यानी अगर हम कहना चाहें तो जो है तरुण जी पहले तो रिटेल वाइज प्लान करते हैं कि उनकी सेकेंडरी कैसे होगी, कितना वो सेल होगा। ऐसा नहीं कि लास्ट डे जाके हमको डिस्ट्रीब्यूटर या एसएस से अपनी प्राइमरी करवानी है। और साथ में फिर ये जो इनका क्लोजिंग पैटर्न होता है, मंथ के लास्ट डे पे नहीं जाते कि आप अपने ऊपर प्रेशर जनरेट करें। तरुण जी, इसके साथ ही मेरा है कि आपका जो कोई कंपनी है, कोई नई कंपनी, जो अगला क्वेश्चन है मेरा, कोई नई कंपनी ज्वाइन करते समय एक सेल्स पर्सन को, चाहे वो लीडर है या सेल्समैन है, क्या क्या कंपनी ज्वाइन करते समय उसको ध्यान रखना होता है? क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ गई हैं जो सैलरी नहीं देती हैं। बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आते हैं। नई कंपनी से आपका क्या है कि नई कंपनी मेरे लिए नई कंपनी या मार्केट में नई कंपनी का मीन्स है जब हम चेंज कर रहे हैं, जब हम चेंज करते हैं की तरफ जा रहे हैं, मेरी ज्वाइनिंग नहीं है उस कंपनी के लिए, फिर हम क्या ध्यान दें उस कंपनी में? सबसे पहले मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन को देखें, प्रोडक्ट को देखें और कंपनी का वर्किंग स्टाइल क्या है मार्केट में। सबसे पहले इसको ध्यान में रखें, कंपनी ज्वाइन करें, क्योंकि कंपनी ज्वाइन करना आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने गलत कंपनी ज्वाइन कर ली और आप मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम अपने रिज्यूम में 2 महीने 3 महीने लिखेंगे, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है रिज्यूम के लिए, वो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। कंपनी ज्वाइन करने से पहले आप सबसे पहले कंपनी की रेपुटेशन, मार्केट में सेल क्या है, कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको ध्यान में रखते हुए
ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करके कंपनी ज्वाइन करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको थोड़े दिनों में ही देखना पड़ेगा। अब इसी में ऐड करते हैं, अगर कोई नई कंपनी है, स्टार्टअप है, लॉन्च हो रही है, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले कंपनी का सेटअप आपको देना चाहिए कि कंपनी का बैक क्या है, बैकअप क्या है? बैकअप क्या है कंपनी का, बैकअप प्लान। क्योंकि मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आज की डेट में सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है, उसको सेटअप करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर कंपनी का बैकअप नहीं है, अगर वो 3 महीने 4 महीने में क्विट कर जाती है, तो फिर आपके ऊपर वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा, मार्केट रिलेशंस आपके खराब हो जाएंगे। आप सेटअप तो बना देंगे, कंपनी के पास बैकअप नहीं है, कंपनी निकल जाएगी, फिर आप मार्केट में क्या जवाब देंगे, और वो आपके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा। खैर मैंने इस चीज़ को अभी तक फेस नहीं किया है, लेकिन जो मुझे लगता है मैंने आपको बताया। ओके, फ्रॉड कंपनियों से कैसे बचें? बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, लोगों के मेरे पास कमेंट बहुत सारे आते हैं कि सर मुझे पता नहीं चल पाता है कि ये फ्रॉड कंपनी है, तो वो थोड़ा सा और बचे। मैंने अपनी सेल्स जनरल की जितनी भी बातें बताई, कनेक्टिविटी आपकी अगर होगी तो आप मार्केट में किसी भी कंपनी के बारे में 1 मिनट में निकालेंगे। अगर आप मार्केट से जुड़े हुए नहीं है, कनेक्ट ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसका बैकअप प्लान देखना जरूरी है। आप ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी का ऑफर आया, 5,000 फालतू आपने ज्वाइन कर ली, पैसे के पीछे कभी आपको कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। ठीक है तरुण जी, अब हम लोग कुछ रैपिड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आपको उसमें फटाफट जो है जवाब देने हैं। आपकी लाइफ का जो है, सेल्स लाइफ का फनी मोमेंट कोई आप शेयर करना चाहेंगे? फनी मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा इसके लिए। अभी मैं करंट कंपनी का उदाहरण दूंगा आपको। मैंने कंपनी ज्वाइन तो कर ली, मार्केट में जब मैं निकला तो मुझे कई नेगेटिव पॉइंट्स मिले कि कंपनी में आप टिक नहीं पाएंगे, तो मुझे हंसी आती थी उन लोगों पे। अभी लेटेस्ट में सुनने में आया कि बस 1 महीने और रह गए हैं आपके इस कंपनी में। मुझे हंसी आती है इन चीज़ों को सोच के। मतलब दूसरे लोग कैसे, मतलब दूसरे लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं होती कि बंदा कैसे सर्वाइव कर लेता है। बॉस से लड़ाई हुई कभी आपकी मीटिंग में? अभी तक एक इंसिडेंट है मेरा बान लैब्स के अंदर जी, बाकी तो अभी तक ऐसा कहीं नहीं हुआ। एक इंसिडेंट है, उसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा। थोड़े डिटेक्टर टाइप के थे वो। ओके। सभी लोग, थोड़ा उनका बीपी की भी प्रॉब्लम थी, थोड़ा हाइपर हो जाते थे। एक बार की बात है, एक डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉब्लम कर रहा था क्योंकि काफ़ी पुराना डिस्ट्रीब्यूटर था, तो उनसे ज़्यादा कनेक्ट था। तो मीटिंग स्टार्ट हुई, वो मुझ पर चिल्लाने लगे कि तरुण काम नहीं हो रहा है। मैंने कहा सर हो गया, आप चिल्लाने से काम नहीं होता है। ओके। उस टाइम मेरी शायद लड़ाई हो गई थी, जी। लेकिन उनको आज तक किसी ने पलट के जवाब नहीं दिया था। मैंने जवाब दिया, मैंने कहा सर वो आपकी सुनता है। मीटिंग उन्होंने जैसे ही उन्होंने दूसरा वर्ड सुना, मीटिंग ओवर कर दी, बाहर निकल के आए, कह रहे तरुण वो डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले बंद होना चाहिए। और उसके बाद से उनका फेथ मेरे पे और ज़्यादा बढ़ गया। ओके। कभी आपने अपने जूनियर को बेवजह सुनाया हो, यानी बॉस का गुस्सा जो है जूनियर पे निकाला हो? नहीं सर, ऐसा तो कोई इंसिडेंट नहीं है मेरे साथ। ग्रेट। कभी रिव्यू मीटिंग के जैसे होता है, रिव्यू मीटिंग के दौरान आप सो गए हो? नहीं सर, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रोडक्ट को सक्सेस होने में या फेल होने में कितना बड़ा डिफरेंस होता है और कौन कौन से वो मेन कारण होते हैं? ये जो कंपनियां हैं उनके लिए क्वेश्चन है। एक प्रोडक्ट के फेल होने के और टॉप पे पहुंचने के बहुत सारे रीजंस होते हैं जी। कोई भी कंपनी है, उसकी टीम रिक्रूटमेंट क्या है, उसकी टीम क्या है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। खासकर ये कंपनियों के लिए, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे ब्रांड को ऊपर जाके नीचे आते हुए देखा है। क्योंकि कंपनियों की जब सेल बढ़ती है, शायद वो सोचती है कि ब्रांड में दम है, टीम कुछ नहीं है, लेकिन टीम भी बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी प्रोडक्ट को ऊपर ले जाने के लिए। जी। कई बार दोनों चीज़ें होती हैं, कई बार टीम अच्छी नहीं होती है, प्रोडक्ट अच्छा होता है, कई बार प्रोडक्ट अच्छा होता है, टीम अच्छी नहीं होती है। अगर जिसको भी बेस्ट टीम और मार्केट पे पकड़, मार्केट को हमें कभी गैप नहीं देना है। अगर कंपनी अगर 2-3 साल तक कोई भी नया प्रोडक्ट हो, अगर वो 2-3 सालों तक इन चीज़ों को फॉलो कर लेती है, एक अच्छी टीम के साथ, एक अच्छे चैनल के साथ अगर जुड़ती है और मार्केट पे उसकी पकड़ रहती है और मार्केट पे वो मतलब अपना पूरा फोकस लेके चलती है, तो वो मेरे हिसाब से फेल नहीं होती है। और मार्केट के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट को डेवलप भी करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन का टाइम आपको जानते हैं, तो हमें मार्केट के कंपटीशन के साथ चलना है। अगर आप
पुराने ज़माने के हिसाब से चलेंगे तो भी आप पीछे रह जाएंगे। मतलब मार्केट को देखते हुए, मार्केट के साथ कनेक्ट होकर हमें चलना है, कदम से कदम मिला के। अगर इन चीज़ों में कंपनी नहीं देखती है तो फिर सेल्स लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं आप? आसानी से हो जाता क्योंकि है। दोनों को प्यार चाहिए। दोनों को प्यार चाहिए। हाँ, थोड़ा सा कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ वाइफ को लेके। ओके। तो वाइफ कई बार कह भी देती है कि आप सबसे ज़्यादा काम आप ही करते हो क्या कंपनी में? 24 घंटे लगे रहते हो। मैंने कहा ना कि जब तक मैंने चीज़ों को उसी टाइम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो रात के 10 बज रहे हों, 11 बज रहे हों, जब तक पता नहीं क्या है, ये बचपन से मेरी आदत है कि जब तक चीज़ें सॉल्व नहीं होती वो मेरे माइंड में चलती रहती हैं, चाहे वो रात हो या दिन हो या सुबह हो या शाम हो। तो कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं पर्सनल लाइफ में, लेकिन मैनेज हो जाता है क्योंकि लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है मेरा। लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, ये मैं उन व्यूअर्स के लिए भी बोलूँगा, उनको ज़रूर वीडियो सुनाएं अपने लव वंस को जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। लाइफ पार्टनर अगर आपकी लाइफ में अच्छा हो तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। अभी तरुण जी जो है 3 स्टेट को हैंडल कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इनका अगला पड़ाव क्या है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। बिकम ए रीजनल सेल्स मैनेजर, और इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी तरुण जी को आने वाले टाइम में। और जब ये रीजनल सेल्स मैनेजर होंगे फिर हम आपको लेके आएंगे इनके साथ किसी और इंटरव्यू में। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छा रहा तरुण जी के साथ, और बहुत सारी बातें हुई हमारी, वो आगे आने वाली हमारी वीडियो में मैं अपने साथ शेयर करूंगा। बहुत कुछ सीखा मैंने इनसे। और अगर उसके बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शेयर किसको करना है? लीडर्स को भी शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे लीडर्स की बातें हुई हैं। सेल्समैन को भी शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी शेयर करना है, रिटेलर्स को भी शेयर करना है। तो आप वीडियो लोगों तक पहुंचाएं। इस टाइप के और बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। ये सीरीज शुरू हो चुकी है, अगला वीडियो बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। और वो वीडियो होगा जो जर्नी है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन से सेल्स ऑफिसर, और वो मेरे टीम के पार्ट भी रहे हैं, उनका वीडियो मैं लेके आने वाला हूं। आप रेडी रहें, बहुत ही अट्रैक्टिव वीडियो होने वाली है। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टाइप के मोटिवेशनल वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बी ड्रीम, इंडिया ग्रीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।